बच्चों हमारा चैप्टर 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तहत हमने अध्ययन किया कि अंग्रेजों के आने से पहले अर्थात औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय के लोग किस तरह से अपना जीवन जीते थे। उसके बाद हमने देखा कि दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों ने इन आदिवासियों के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया, और उसके बाद हमने एक स्वर्ण युग का भी अध्ययन किया अर्थात ये आदिवासी समुदाय के लोग एक ऐसे समय की कल्पना करते थे जब वो इन दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों के अत्याचारों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और अपने जंगल पर, जमीन पर और जल पर पहले की तरह ही अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ ही हमने बिरसा मुंडा के जीवन और आदिवासियों के लिए उनके किए गए कार्य का भी अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कीजिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। पहले हमें सावधानी पूर्वक वाक्य को पढ़ना है और फिर रिक्त स्थान को भरना है। हमारा पहला वाक्य क्या है? अंग्रेजों ने आदिवासियों को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया। बताइए जरा, अंग्रेजों ने आदिवासियों को क्या कहा? हाँ, जंगली और बर्बर। आदिवासियों को जंगली और बर्बर कहकर संबोधित किया। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जंगली और बर्बर। हमारा सेकंड वाक्य है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को रिक्त स्थान कहा जाता है। जरा याद कीजिए, झूम खेती को क्या पढ़ा था हमने कि जो जंगल है, जंगल में पेड़ होते हैं, पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है जिससे कि सूरज की रोशनी आसानी से नीचे आ सके। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे जो भी घास फूस होते हैं उनको जला करके राख बना दी जाती है और ये राख भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। इसके बाद ये आदिवासी वर्ग के लोग अपनी कुदाल से जमीन की ऊपरी परत को कुरेदते हैं और बीजों को बिखेर देते हैं। तो बीज बोने का क्या तरीका है कि ये बीजों को बिखेरते हैं। ये देखिए, जंगली और बर्बर पहले का और ये सेकंड बिखेरना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीज बोने के तरीके को बिखेरना। थर्ड है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को रिक्त स्थान का स्वामित्व मिल गया। याद कीजिए, भूमि बंदोबस्त के तहत कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था आदिवासियों के मुखियाओं को? तो हमने देखा उनको भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे भूमि का। सेकंड है, नेक्स्ट है असम के रिक्त स्थान और बिहार की रिक्त स्थान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम के क्या थे? असम के चाय बागान थे। हमने देखा था ना कि कुछ आदिवासी समुदाय के लोग काम की तलाश में गए और असम के चाय बागानों में और बिहार के कोयला खदानों में काम करने लग गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोयला खानों में या खदानों में। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाय बागानों और कोयला खानों में। सेकंड है हमें सही या गलत बताना है, यानी सावधानी पूर्वक हमें कथन पढ़ना है और फिर देखना है कि क्या बुक में हमने ये पढ़ा था, उसी के आधार पे हमें सही और गलत बताना है। फर्स्ट है झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। अभी बताया ना मैंने आपको झूम खेती में, तो क्या वो जमीन की जुताई करते हैं? नहीं करते ना। और बीज रोपते थोड़ी ना है, बीजों का तो बिखराव करते हैं। तो कथन क्या है? कथन है गलत। अगला है व्यापारी संथालों से कृमिकोष खरीद करके उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। बिल्कुल सही है, तभी तो वो व्यापारी वर्ग को अपना दुश्मन मानते थे, दीकू वर्ग कहकर उन्हें संबोधित करते थे। तो इसलिए कथन क्या है? कथन बिल्कुल सही है। अगला है बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन और जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिरसा ने सबसे पहले क्या जोर दिया कि अपने समुदाय के लोगों को सुधारने पर जोर दिया, उनकी कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। अगला है अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेज तो आदिवासियों के जीवन को बिल्कुल ही परिवर्तित कर देना चाहते थे। ना तो उनको झूम खेती पसंद थी, वो चाहते थे कि एक जगह पर आदिवासी समुदाय के लोग रहें और स्थायी खेती करें। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों के जंगल के अधिकार भी छीन लिए थे, देखा था ना हमने। और साथ ही उनको ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए भी मजबूर किया जाता था। तो वो तो उनकी जीवन पद्धति को पूरी तरह से परिवर्तित कर देना चाहते थे। तो कथन क्या है? कथन पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट है
ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं आई? आप बताइए मुझे, घुमंतू काश्तकार कौन थे? अरे भाई वो जो कि घूम घूम कर खेती करते थे, यानी झूम खेती करते थे। तो घुमंतू काश्तकारों के सामने कई समस्याएं आई। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया। क्या स्वार्थ था? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आदिवासी समुदाय के लोग एक जगह रहेंगे तो इनको नियंत्रित करना आसान होगा। तो इन्होंने इनको एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। दूसरा, झूम की खेती पर ही रोक लगा दी और उनको क्या कहा कि आप एक जगह रह करके स्थायी खेती करेंगे, और उनको ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल व बैल का प्रयोग करके खेती करनी थी, जिसमें उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें न तो खेती से अच्छी पैदावार मिल पा रही थी और इसी के कारण उनको लगान चुकाने में भी मुश्किल हो रही थी। क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोगों को तो ऐसी भूमि प्राप्त हो जाती थी जहाँ न तो पर्याप्त मात्रा में पानी था और भूमि भी उपजाऊ नहीं थी, इसलिए फसलों का उत्पादन खुद ही कम होता और फिर वो कहाँ से लगान चुका पाते। तो सबसे पहले तो उनका झूम की खेती करने का अधिकार छीन लिया गया, उनको एक जगह रहने पर मजबूर किया गया और एक जगह रहकर खेती करने पे और लगान चुकाने पर मजबूर किया गया। तो ये सभी समस्याएं घुमंतू काश्तकारों के सामने आई। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? आदिवासी मुखिया अंग्रेजों के आने से पहले क्या पढ़ा था हमने? बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, उनका अपने क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण होता था, अपने क्षेत्र के वो प्रशासक होते थे, अपनी सेना भी रखते थे और सारे आर्थिक नियम थे वो मुखियाओं के द्वारा ही निर्धारित किए जाते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ आए, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए, क्योंकि अब उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के बताए गए नियम के अनुरूप चलना पड़ता था। आदिवासी मुखियाओं को अब अंग्रेजों को समय समय पर नजराना भेंट भी देनी पड़ती थी और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पर वह अब कार्य करते थे और उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही वह अपने समूह को अनुशासन में रखने का कार्य करते थे। तो कुल मिलाकर के उनकी लगभग पूरी ताकत छिन गई। अब तो वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश अधिकारियों के एजेंट के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पर उनको कार्य करना पड़ता था। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण था? दीकू, अब तक तो समझ में आ गया हमें अच्छे से कि जो भी भारी लोग थे, भारी लोग जिसमें मिशनरी हुए, सूदखोर हुए, हिंदू जमींदार हुए, अंग्रेज अधिकारी हुए, ये सब आदिवासियों के लिए दीकू थे। क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग क्या मानते थे कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ ये लोग हैं, इन्हीं लोगों के कारण हमें गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कारण देखते हैं कि क्या कारण थे जिनसे दीकुओं से आदिवासी गुस्से में थे। तो पहला कारण, आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी और दयनीय व्यवस्था का कारण मानते थे। दूसरा, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की जो भू राजस्व की नीति है वो उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। भाई सभी चीज़ें तो छीन ली गई है उनसे, ना तो उनको झूम खेती करने दे रहे, ना उनके जंगल पे आने जाने पे स्वतंत्रता रही, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए, जमीन के नए नियम बना दिए गए, एक जगह रुक करके खेती करने के लिए मजबूर किया गया, उसमें भी लगान की दरें निर्धारित कर दी गई। तो सारे अधिकार तो छीन लिए गए। ऊपर से जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो उनसे बहुत ही सस्ती दरों पर वन उत्पाद खरीद लेते थे और आगे जाकर 5-6 गुनी कीमत पर बेच देते थे, यानी उनको उचित मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। कहीं पर असम के चाय बागानों में, कोयला खदानों में काम करने जाते थे तो वहाँ भी उनको उचित स्वास्थ्य की दशाएं नहीं मिलती थी, उचित मेहनताना नहीं मिलता था। तो इसलिए उन्होंने जो ये भारी वर्ग के लोग थे उनको अपनी सारी समस्याओं का कारण माना और इसीलिए वो दीकुओं से परेशान थे। आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार और सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं। साथ ही ईसाई मिशनरी से वो इसलिए जुड़ते थे कि वो आदिवासियों की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे और उनको ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? देखो, बिरसा ने स्वर्ण युग की कल्पना उसी आधार पे की जिस आधार पे उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था, यानी अपने वो बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनते थे और बड़े बुजुर्गों से ही उन्हें पता चला था कि पहले जो उनके पूर्वज थे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ चुके थे, संघर्ष कर चुके थे और पहले स्थितियाँ बहुत अच्छी हुआ करती थी। उनका अपने प्राकृतिक संसाधनों पे, जमीन पे, जंगल पे पूरी तरह से नियंत्रण था। इसलिए बिरसा मुंडा एक ऐसे समय की ही कल्पना करते थे जब वो इन दीकुओं के अत्याचार से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और एक स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जिएंगे, उनकी जमीन पर उनका खुद का अधिकार होगा और वो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। अब आप बताइए, इतना अच्छा युग, मतलब आप जिस चीज़ से परेशान हो वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। तो आदिवासी समुदाय को इस स्वर्ण युग में इसलिए इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि वो इस युग में दीकुओं के अत्याचार से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। दीकू से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उनको ये कल्पना बहुत ही अच्छी लग रही थी।
तो पहले देखते हैं स्वर्ण युग क्या था। बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत के बारे में बताया कि हम इतना अच्छा हमारा इतिहास रहा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई की गई है और हम संकल्प लेते हैं कि हम भी एक ऐसा ही स्वर्ण युग लाएंगे। बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जहाँ मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ पौधे बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में वो सब लोग मिलजुल कर रहते थे, अपने भाइयों और रिश्तेदारों का छोटी छोटी चीज़ों के लिए खून नहीं बहाते थे और ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ने सभी मुंडा लोगों को कहा कि आओ चलो एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे, अपने अधिकारों को वापस प्राप्त करेंगे और अपने खेतों पर काम करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्होंने एक स्वर्ण युग की कल्पना की और उसमें आदिवासी समुदाय के लोगों ने आस्था व्यक्त की और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन दीकुओं के खिलाफ संघर्ष किया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर बड़ा ही रुचिकर लगा होगा। मिलते हैं हमारे चैप्टर 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।